Hello everyone. Taking up the questionnaire series further, today is our episode number 2 of this questionnaire series, and today we will continue with the newborn age questions. So let's get started. How should I take care of my baby's umbilical stump? बेबी का जो अम्बलाइकल स्टम्प होता है, स्टम्प मीन्स कॉर्ड फॉल ऑफ कर जाने के बाद, कॉर्ड गिर जाने के बाद जो बचता है पोर्शन, उसको अम्बलाइकल स्टम्प कहते हैं. येस, दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अम्बलाइकल स्टम्प के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, और ध्यान क्या रखना होता है कि वी शुड कीप इट एज ड्राई एज पॉसिबल. जब आप बेबी को नहला देंगे उसके बाद कॉर्ड को भी अच्छे से ड्राई करना है, और उस टाइम आपको कॉर्ड को ध्यान से देखना भी है कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, और कॉर्ड के आसपास कोई रेडनेस तो नहीं है बेबी को, या टच करने से बेबी क्राई तो नहीं कर रहा है. तो ये सब साइंस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं जो कि हमें बेबी के टाइम या स्पॉन्जिंग के टाइम या बेबी को जब फीड करवा रहे हैं उस टाइम हमें रेगुलरली चेक करना है. एंड जब आप बेबी को नैपीज़ पहना रहे हैं तो मेक श्योर कि जो बेबी का नैपी का अपर बॉर्डर है वो अम्बलाइकल स्टम्प से बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड हो, ताकि वो फ्रिक्शन से भी उसको परेशानी ना हो. एंड रिमेंबर कि कॉर्ड स्टम्प पे हमें कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है अनलेस एंड अंटिल देयर आर साइंस ऑफ इन्फेक्शन. तो साइंस ऑफ इन्फेक्शन दिखने पर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना, एंड डॉक्टर विल टेल यू कि क्या अप्लाई करना चाहिए. अपने आप से प्लीज़ आप कॉर्ड पे कुछ भी अप्लाई मत कीजिए. कि व्हाट ऑल टैल्कम्स कैन आई अप्लाई टू माई बेबी? यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स शुड बी मिनिमाइज्ड. टैल्कम्स आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर बेबीज़, क्योंकि उनके जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बेबीज़ अपने ब्रीदिंग से लंग्स में इनहेल कर लेते हैं, सांस के थ्रू वो लंग्स में जाते हैं और लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, एंड लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाने के बाद बेबी को लंग्स की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती हैं. सो टैल्कम्स इज़ अ बिग नो. या अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आई हैव अ बेबी गर्ल एंड शी हैज़ वाइटिश डिस्चार्ज फ्रॉम हर प्राइवेट पार्ट्स. इज देयर समथिंग रॉन्ग? नो, नॉट रियली. बेबी गर्ल्स में वाइटिश डिस्चार्ज होना फ्रॉम द वजाइना इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. क्यों? क्योंकि ये मदर के जो हार्मोन्स होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबीज़ में जाते हैं. आफ्टर डिलीवरी कुछ डेज तक वो हार्मोन्स बेबीज़ के ब्लड में परसिस्ट करते हैं, और उन हार्मोन्स के इफ़ेक्ट की वजह से बेबीज़ में ये वेजाइनल डिस्चार्ज इज़ वेरी नॉर्मल, एंड ये कुछ दिनों तक रहता है और फिर अपने आप ठीक हो जाता है. व्हेन कैन आई स्टार्ट बेदिंग माई बेबी? हाउ शुड आई बेद माई बेबी एंड विच सोप शुड आई यूज़ टू बेद माई बेबी? बेदिंग की जब बात आती है तो हमें वेट करना चाहिए जब तक कि बेबी का अम्बलाइकल कॉर्ड ड्राई होके खुद से फॉल नहीं कर जाता, खुद से गिर नहीं जाता. सो अम्बलाइकल कॉर्ड को जब गायनेकोलॉजिस्ट डिलीवर करते हैं, क्लैंप लगा देते हैं, वो क्लैंप हमें खुद से हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. सो जब अपने आप कॉर्ड ड्राई होगा तो वो क्लैंप अपने आप ही गिर जाता है. तब तक हमें अम्बलाइकल कॉर्ड का अच्छे से केयर करना है, दैट्स इट. बट जब तक हम बेबी को बात नहीं करवा रहे हैं और कॉर्ड फॉल ऑफ नहीं करी है तब तक हमें बेबी को स्पॉन्ज करना है. सो डेली वंस अ डे आप बेबी को अच्छे से स्पॉन्ज करेंगे ल्यूकवार्म वाटर से. स्पॉन्ज करते हुए खास ध्यान रखना है कि बेबी के जो बॉडी फोल्ड्स होते हैं वो ज़रूर कवर्ड होने चाहिए. बॉडी फोल्ड्स मीन्स जो बेबी का ये अंडर आर्म एरिया है, इनको आपको अच्छे से आर्म को लिफ्ट करके स्पॉन्ज करना है, एंड मेक श्योर कि इसको आपको बाद में ड्राई भी करना है. ये क्योंकि एरिया वेट रहने से इनमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं. और बेबी के जो फोल्ड्स हैं, नेक फोल्ड, फ्रंट एंड एज वेल एज बैक, एंड बेबी के ईयर के बैक साइड पे जो ये फोल्ड है, ईयर के बैक के फोल्ड्स, इनको भी अच्छे से क्लीन करके आपको ड्राई करना है. अदर टाइप ऑफ फोल्ड इज़ द ग्रॉइन के फोल्ड्स. जो ग्रॉइन के फोल्ड्स हैं ये, एंड द प्राइवेट पार्ट का जो एरिया बटक्स के बीच में जो क्लेफ्ट होता है उस पर हमें अच्छे से क्लीन करके उसको ड्राई करना है. सो ये जो फोल्ड्स हैं इनको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पॉन्जिंग के टाइम, विद प्लेन वार्म वाटर, नथिंग एल्स टू बी एडेड इन दैट वाटर. स्पॉन्जिंग के बाद जब कॉर्ड फॉल ऑफ कर जाएगी, विद इन फर्स्ट वीक कॉर्ड गिर जाती है, और उसके बाद से आपको बेबी को बेद करवाना है. बेदिंग के वक्त क्या ध्यान रखना है? बेबी का हेड अप होना चाहिए. आजकल जो बेदिंग टब्स आते हैं वो बेबी को इसी पोजीशन में उनमें लिटाया जाता है. सो सबसे पहले हेड को हमें वॉश नहीं करना है. हेड शुड बी वॉश्ड लास्ट एंड इट शुड बी ड्राइड फर्स्ट. सबसे लास्ट में हेड वॉश होना चाहिए और सबसे पहले हेड ही ड्राई आउट होना चाहिए. ये हमें क्यों करना है? ताकि बच्चे को बाद में ठंड नहीं लगे, बच्चा कोल्ड नहीं कैच कर ले. तो बेबी का हेड सपोर्ट करते हुए पूरी बॉडी को अच्छे से ल्यूकवार्म वाटर से आप वॉश कर लेंगे. एंड रिमेंबर, फर्स्ट मंथ के लिए सोप इज़ नॉट नीडेड फॉर अ बेबी. न्यूबॉर्न बेबी को सोप नहीं चाहिए फॉर 1 मंथ, बिकॉज अभी स्किन इमेच्योर ही होती है और उसमें अच्छे से प्रोटेक्टिव बैरियर्स की डेवलपमेंट नहीं हुई होती है. तो सोप फॉर द फर्स्ट मंथ हमें अवॉइड करना चाहिए.
जस्ट कि आप ल्यूकवार्म वाटर से बेबी को अच्छे से क्लीन करना है, इंक्लूडिंग द ऑल द फोल्ड्स व्हिच आई हैव जस्ट टोल्ड यू. टेक सम वाटर इन द हैंड एंड आप उसको फेस क्लीन कर देंगे. आइज़ को कैसे क्लीन करना है, इनर से आउटर जाते हुए एक जस्ट आपको स्ट्रोक देना है विद योर क्लीन फिंगर. नोज़ क्लीन करना है. जब आप माउथ क्लीन करेंगे तो आपके फिंगर से स्वाइप करना है, अंदर से टंग को क्लीन करना है. एंड सिमिलरली बैक ऑफ द ईयर आपको अच्छे से क्लीन करना है. ईयर के अंदर भी आपको जस्ट वाटर से क्लीन करने हैं. हैंड्स के जो फिंगर्स के बीच में वेब स्पेसेस होते हैं उनको अच्छे से क्लीन करना है, दोनों साइड के. सिमिलरली टोज़ के बीच के वेब स्पेसेस को क्लीन करना है. सो इन दिस वे ऑल बॉडी फोल्ड्स शुड बी क्लीन प्रॉपरली. बेदिंग के टाइम पे ध्यान क्या देना चाहिए कि ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इंस्पेक्ट द बॉडी, फुल बॉडी ऑफ द बेबी. अच्छे से स्किन इंस्पेक्ट करना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रैशेस तो नहीं है. अम्बिलिकल स्टम्प को आपको चेक करना है कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, रेडनेस तो नहीं हो रही है. एंड देन आइज़ को अच्छे से इंस्पेक्ट करना है कि कोई उसमें रेडनेस या डिस्चार्ज तो नहीं है. सो ऐसे ही सिमिलरली ईयर्स को इंस्पेक्ट करना है. बॉडी फोल्ड्स को अच्छे से देखना है कि कोई रैशेस तो नहीं हो रहे हैं. लास्टली कम्स द हेड. हेड के लिए आपको थोड़ा सा बेबी का हेड को पीछे को टिल्ट करना है. बैक पे टिल्ट करके वाटर लेके आपको उसको हेड को ऐसे क्लीन कर देना है. रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ शैम्पू, जिन बेबी को सिबोरिया हुआ होता है और या क्रेडल कैप होता है तो उनमें हम ट्वाइस या थ्राइस अ वीक शैम्पू, सिंपल बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं. बट अदरवाइज़ अगर स्कैल्प क्लियर है तो हमें शैम्पूइंग भी रेगुलरली करने का ज़रूरत नहीं है फॉर फर्स्ट मंथ. सो हमें विद प्लेन ल्यूकवार्म वाटर स्कैल्प को भी क्लीन करना है. और जब ड्राई करने का टाइम आता है तो सबसे पहले हेड को ही ड्राई आउट करना है, उसके बाद आप बाकी बॉडी इंक्लूडिंग द फोल्ड्स. तो क्लीनिंग द फोल्ड इज़ वेरी वेरी एसेंशियल कोई फंगल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए. दिस इज़ हाउ bathing of the baby is done. My doctor has prescribed newborn screening for my baby. And also, what about hearing and visual screening? Is it compulsory for the baby? Yes, newborn screening is very very essential for every baby. So either your baby is mature or premature, newborn screening on 3rd to 4th day हमें ज़रूर करवाना चाहिए. इसमें बेबी का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है. जस्ट एक फिल्टर पेपर पे उसका हील प्रिक से ब्लड लिया जाता है एंड वही ब्लड को यूज़ किया जाता है मल्टीपल डिजीज़ की डिटेक्शन करने के लिए. इस न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में फ़ायदा क्या होता है कि कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो कि इनिशियल एजेस में हिडन रह जाते हैं, सिम्टम्स नहीं आते, बट वो बेबी के अंदर उनके बायोकेमिकल चेंजेस ऑलरेडी हो रहे होते हैं. सो जो 3 इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जिनके लिए न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एसेंशियल है, दैट इज़ 1 इज़ G6PD डेफिशिएंसी जो कि लेटर ऑन मैनिफेस्ट कर सकता है. सेकेंड इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड प्रॉब्लम जो इनिशियली मैनिफेस्ट नहीं करती है एंड लेटर ऑन जाके बेबी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा सफ़र करती है इसकी वजह से. एंड थर्ड इज़ गैलेक्टोसीमिया. गैलेक्टोसीमिया एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिसमें कि बेबी को मिल्क अवॉइड करना चाहिए. सो अगर ये हमें पता हो पहले से ही तो वी कैन बी विजिलेंट इन फीडिंग आवर बेबी. सो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इन 3 डिजीज़ का. एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जो कि आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं आफ्टर टेकिंग अ प्रॉपर फैमिली हिस्ट्री कि किस बेबी में किस पैनल का न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए. एंड रिगार्डिंग द विजुअल एंड हियरिंग स्क्रीन, मतलब कि बेबी का विजन टेस्ट एंड बेबी का हियरिंग टेस्ट, जो टर्म मेच्योर बेबीज़ हैं उनमें इतनी ज़रूरत नहीं है इस स्क्रीनिंग को स्पेशली करवाने की. ये आपके डॉक्टर्स की विजिट्स होंगी तब डॉक्टर्स क्लिनिकली विजन एंड हियरिंग बेबी की चेक करते हैं. बट अगर बेबी प्री मेच्योर हुआ है, वो 36 वीक्स से पहले उसका बर्थ हुआ है, तो हमें हियरिंग एंड विजन स्क्रीनिंग ज़रूर करवा लेनी चाहिए बिकॉज ये प्री मेच्योर एज में ज़्यादा कॉमन होते हैं विजन एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स. ओके, माई बेबी क्राइज एक्सेसिवली. टिल वॉट ड्यूरेशन इज़ द बेबीज क्राई नॉर्मल एंड वट शुड आई डू व्हेन ही क्राइज सो मच. देखिए, बेबी का क्राई करना कुछ हद तक इज़ वेरी वेरी नॉर्मल बिकॉज बेबीज ऑल्सो वॉन्ट टू कम्युनिकेट, है ना. दे ऑल्सो वॉन्ट टू से समथिंग समटाइम्स. फीड लेना है, नहीं लेना है, मामा मुझे सुसु आ रहा है, पॉटी आ रही है, तो मुझे कहीं इचिंग हो रही है, मुझे सफोकेशन हो रही है, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है. तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट बेबी वॉन्ट टू टेल यू एंड दे नो ओनली वन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ क्राइंग, बिकॉज बर्थ से उन्होंने यही सीखा है अभी तक. मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेबी का क्राई करना इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. दे जस्ट आर सेइंग दैट ममा प्लीज़ पिक मी अप, आई एम नॉट कंफर्टेबल. सो इन दैट केस जस्ट पिक योर बेबी अप, उसे अच्छे से स्नगली होल्ड कीजिए, उसे आप रॉकिंग मोशन दिलाइए, उसके सर पे हाथ रखिए एंड देन एक बहुत अच्छा आई कांटेक्ट दीजिए उसे एंड उसके साथ बातें कीजिए. और एक चीज़ जो रिमेंबर आपको रखना है वो ये है कि जब बेबी रो रहा है यू नीड टू बी काम. आप शांत रहिए, उसको चुप होने का टाइम दीजिए. और आप भी डबल वॉल्यूम में चलाएंगे तो उसका रोना बढ़ेगा, कम नहीं होगा. और आप क्या कर सकते हैं, उसकी स्किन पे ऐसे हाथ फेरिए
उल्टा लेटा के आप उसकी स्किन पे ऐसे हाथ फेरिए, he will feel much better. Yes, believe me. Sometimes babies, actually most of the times babies, they just need to be picked up and snuggled and loved. Even अगर बेबी कॉलिक की वजह से भी रो रहा है, पेट में गैस बनने की वजह से भी रो रहा है, तो भी वो ऐसे अच्छे से आपको उठाने से, हिलाने से, स्नगल करने से, बैक पे पैक्ट करने से, इन सब चीज़ों से बेबी का गैस रिलीव होता है। अपनी लैप पे लिटा कर पीछे सहलाने से बेबी का गैस बहुत अच्छे से रिलीव होता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जो हमें अवॉइड करना वो क्या है कि फ्रीक्वेंट फीडिंग्स, बार बार अगर हम बेबी को फीड कराएंगे, क्योंकि जब भी बेबी रोएगा और अगर हम उसे फीड करा देंगे वो चुप तो हो जाएगा, बट दैट विल एग्रीवेट हिज प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो ओवर फीडिंग की तरफ चला जाएगा। मोमेंटरीली वो ज़रूर चुप हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो प्रॉब्लम में होगा बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग। उसकी गैस प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगी। सो रोना बेबी के लिए एब्सोल्युटली नॉर्मल है। आप प्लीज़ उस टाइम पे उसके कॉजेज़ को समझिए, उसे उठाइए, गोद में लीजिए। ऐसा नहीं सोचिए कि बेबी को गोद की आदत पड़ जाएगी या ये बिगड़ जाएगा, नहीं। एंड डोंट वरी, अगर ये गैस की वजह से है रोना, नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में ये गैस बनना धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे ही बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम मैच्योर होता है, ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। So keep giving your baby love and keep trying to understand the baby's cues about the problem which he is giving you. Okay? My baby hasn't passed stools since 4 days. Please suggest something. Stool patterns. एक न्यूबॉर्न बेबी के मल्टीपल वेरिएबल स्टूल पैटर्न्स होते हैं। कुछ बेबीज़ एक दिन में ही 3-4 बार, इवन 10 बार भी पॉटी कर सकते हैं, और कुछ बेबीज़ 4 दिन में एक बार और इवन 1 हफ्ते में एक बार भी पॉटी कर सकते हैं। बोथ आर नॉर्मल। तो ये नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट का पार्ट होता है, और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये अपने आप ही नॉर्मलाइज होने लग जाता है। सो यू नीड नॉट वरी जब तक कि आपका बेबी प्रॉपरली वेट गेन कर रहा है एंड वो एक्टिव है, फीड प्रॉपरली ले रहा है। यू नीड नॉट वरी।